Hello everyone, so here I am starting chapter 8th of class 11th source of business finance। business finance के क्या क्या सोर्स होते हैं। इसमें हम फाइनेंस और उसके क्लासिफिकेशंस और इंटरनेशनली क्या क्या सोर्स होते हैं फाइनेंस के, वो सब चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज। बिजनेस फाइनेंस इट रेफर टू कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो भी कैपिटल फंड और क्रेडिट फंड इन्वेस्ट किए जाते हैं बिजनेस में, उसको बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंस इज विच बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज की जो भी फाइनेंशियली नीड होती हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको पूरा करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। द फाइनेंशियल नीड ऑफ अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में जो भी फाइनेंशियल नीड होती हैं उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। जो भी सोर्स होते हैं फंड इकट्ठा करने के, उसको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। तो उसके दो टाइप होते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड इट रेफर टू द फंड कंट्रीब्यूट बाय ओनर एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ओनर्स फंड क्या होता है? जो फंड ओनर के थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाता है और या फिर कंपनी की प्रॉफिट में से एक्यूमुलेट किया जाता है। फंड रिमेन्स विद द कंपनी एंड इट हैज़ नो लायबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। और इस फंड में कोई भी रिटर्न लायबिलिटी नहीं होती है, वापस करने की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। उसके बाद बोरोड फंड होता है। इट रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म। इट इंक्लूड ऑल फंड अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन और क्रेडिट। बोरोइंग फंड जो लोन और क्रेडिट पे लिया जाता है, उसको हम बोरोड फंड बोलते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनीज कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड। कंपनीज कई तरह से जो भी फाइनेंस होता है उसको रेज कर सकती हैं। सो फर्स्ट वन, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट अर्निंग रेफर ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। डिविडेंड और टैक्स पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है, रिटेन कर लिया जाता है उसको, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ कंपनीज। ये क्या करता है? कंपनी को एक्सपेंड और ग्रोथ करने के लिए उसके बचा के रखा जाता है। रिटेन अर्निंग के फीचर्स होते हैं क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी। ये एक सिक्योरिटी के टाइप से रखा जाता है। फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। अगर कोई नया और इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है, इसलिए रिटेन अर्निंग की जाती है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। रिटेन्ड अर्निंग में क्या होता है? ये एक मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह का फाइनेंस होता है। कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड। इसको हम ओनरशिप फंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Credit. It refer to an arrangement whereby a manufacturer is granted credit from the supplier of raw materials. ट्रेड क्रेडिट किसको बोलते हैं? जब कोई भी मैन्युफैक्चर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और जो रॉ मटेरियल का सप्लायर होता है वो उसको क्रेडिट पे, उधार पे जो सामान देता है, इनपुट या स्पेयर्स वगैरह, उसको हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। द सप्लायर अलाउ देयर कस्टमर टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन अ क्रेडिट पीरियड। सप्लायर जो होता है वो कस्टमर को ये कहता है कि वो अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी क्रेडिट पीरियड में पे कर सकते हैं। द अवेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन। जो भी ट्रेड क्रेडिट की अवेबिलिटी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द फर्म, कि फर्म का क्या नेचर है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट बना रही है। उसके बाद साइज़ ऑफ द फर्म। स्मॉल स्केल कंपनी है या लार्ज स्केल कंपनी है, वो साइज़ पे डिपेंड करता है। स्टेटस और क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म। स्टेटस और क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब कि फर्म की जो भी इमेज है, जो भी स्टेटस है, वो कैसा है, और वो क्रेडिट या उधार जो भी है वो पूरा वापस कर पाएगी या नहीं। अब है हमारा फैक्टरिंग। फैक्टरिंग इज़ अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच फैक्टर रेंडर्स द फॉलोइंग सर्विस। फैक्टरिंग क्या होती है? जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडर की जाती हैं। जैसे फर्स्ट वन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। When goods are sold on credit, then a supplier generally draws bill of exchange upon customer who are required to accept the same. जब क्या होता है, गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किए जाते हैं, क्रेडिट पे बेचे जाते हैं, तब जो सप्लायर होता है वो जनरल क्या करता है? एक बिल बनाता है जो एक्सचेंज किया जाता है अपॉन कस्टमर। कस्टमर से हु आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द सेम, जो उस बिल को एक्सेप्ट करता है, जो भी कस्टमर होता है।
उसके बाद है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। फैक्टर कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपनीज विच कैन यूज्ड बाय द फाइनेंशियर हु मे लैंड मनी टू दीज कंपनीज। फैक्टर्स क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो भी फाइनेंशियल हिस्ट्री होती है उससे रिलेटेड, जो भी अलग अलग कंपनीज होती हैं। फिर उसको क्या किया जाता है, जो भी मनी लैंड करता है, मनी देता है, पैसे देता है उन कंपनीज़ को, वो यूज़ करता है ये सारी चीज़ें। जो भी मतलब फैक्टरिंग का मतलब यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें ये है कि जो कंपनीज़ को पैसा देता है उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले फाइनेंशियल उस कंपनी की हिस्ट्री जान लेता है, उसके बाद ही वो उसको पैसा देता है। उसके बाद आता है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, लीजिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेसर और लेसी। लीजिंग क्या होता है, लेसर और लेसी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेयर बाय द लेसर परमिट द लेसी टू यूज द एसेट एक्वायर्ड बाय द लेसर इन रिटर्न ऑफ पेमेंट कॉल्ड रेंट। जो भी लेसर होता है वो अपना कोई भी एसेट, कोई भी चीज़ लेसी को यूज़ करने के लिए देता है, और क्या करता है उसके बदले में वो उसको उसका रेंट पे करता है। मान लीजिए कोई भी एक बंदा है, उसने अपनी कोई भी कंपनी खोली है, तो उसको अगर किसी मशीनरी की ज़रूरत है जो वो ख़रीद नहीं पा रहा है, तो वो किसी से भी ले सकता है और उसको एक्वायर कर लेगा, उसके बदले उसको रेंट देता रहेगा और उसका एसेट यूज़ करता रहेगा। तो वो होती है लीज फाइनेंसिंग। लेसर इज कॉल्ड द ओनर ऑफ द एसेट। जो भी लेसर होता है उसको जो लेसर होता है वो ओनर होता है जो भी एसेट होता है उसका। एंड लेसी हायर्स द एसेट बाय पेइंग रेंट। और जो लेसी होता है जो एसेट यूज़ करता है उसका रेंट देता है, उसको हम लेसी बोलते हैं। विद लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट द लेसी कैन यूज़ द एसेट विदाउट इन्वेस्टिंग अ हाई अमाउंट ऑफ फंड फॉर बाइंग इट। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो लेसी होता है वो एसेट को यूज़ कर सकता है उसमें बिना पैसे इन्वेस्ट किए। मान लीजिए जब उसने कोई भी मशीनरी जो उसकी ली है यूज़ करने के लिए रेंट पे, तो उसका अमाउंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर वो खुद से परचेज़ करेगा, तो खुद से ख़रीदेगा तो उसका वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वो विदाउट इन्वेस्टिंग हाई अमाउंट क्या करता है, रेंट पे ले लेता है लेसर से और उसको यूज़ कर लेता है। लेकिन उसका ओनर जो होता है वो वही रहता है जिसका वो एसेट है। लेसी सिर्फ क्या करता है, रेंट का पेमेंट करता रहता है जो एसेट वो यूज़ करता है उसके लिए। उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट रेफर टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब है कि कोई भी अनसिक्योर्ड मतलब जिसकी कोई सिक्योरिटी ना हो, वो फंड हम रेज करते हैं, पब्लिक को इनवाइट करते हैं उसके लिए। अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेस एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। पब्लिक डिपॉजिट को इनवाइट करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती हैं। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी विद द कंपनी। जो भी कंपनी होती है वो जब न्यूज़पेपर में ऐड देती है तो कोई भी पब्लिक में कोई भी इंसान, कोई भी मेंबर उसको फिल कर सकता है और अपनी मनी उस कंपनी में डिपॉजिट कर सकता है एज एन इन्वेस्टमेंट। डिफरेंट फीचर्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट आर। फीचर्स क्या क्या होते हैं पब्लिक डिपॉजिट के, फर्स्ट वन है कि ये अनसिक्योर्ड होता है। कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट दे रही है दैट डजेंट मीन कि जो भी पब्लिक है वो उसमें अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी बात, फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो भी वर्किंग कैपिटल होती है उसमें जो पैसा लगता है वो, उसको हम बोलते हैं फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइम पीरियड कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो पब्लिक डिपॉजिट होता है वो होता है। सिंपल प्रोसीजर टू रेज। सिंपल प्रोसीजर ये कि कोई इसका लंबा प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट दो, कोई भी पब्लिक में कोई भी मेंबर इसको फिल कर सकता है और उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब जब कोई भी बंदा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अगर हमें डिपॉजिट कर रहा है तो उसके बाद उसको उसका पैसा रीपे करना है, उसको लौटाना है, उसको बोलते हैं रीपेमेंट। ये सारे होते हैं पब्लिक डिपॉजिट के फीचर्स। उसके बाद है कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं, कॉमर्शियल पेपर इज़ अ सोर्स ऑफ शॉर्ट फाइनेंस। ये सारे हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस के किस किस तरीके से हम फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल पेपर जो होते हैं वो एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोले जाते हैं, मतलब कम टाइम के लिए इससे हमें फाइनेंस मिलता है।
द कॉमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। कब ये इंट्रोड्यूस हुए थे? 1990 में कॉमर्शियल पेपर जो इंडिया में यूज़ हुए थे। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमेसरी नोट, इसको हम बोलते हैं एक अनसिक्योर्ड प्रोमेसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी। इसे कोई भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनी इशू कर सकती है विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, मतलब उसका एक फिक्स टाइम पीरियड, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए, विच वेरीज फ्रॉम 3 to 12 मंथ। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि विद इन 1 ईयर, तो जो 3 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक हो जो भी कॉमर्शियल पेपर, उसको हम बोलते हैं कि वो उसकी मैच्योरिटी पीरियड है, उसका मैच्योरिटी डेट है। सिंस दीज आर अनसिक्योर्ड, दैट इज़ वाई दीज आर जनरली इशूड बाय कंपनी हैविंग अ गुड रेपुटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? अनसिक्योर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ वही इशू कर सकती हैं जिन कंपनीज़ की अच्छी रेपुटेशन होती है, जिन कंपनीज़ की मार्केट में इमेज होगी, अच्छी रेपुटेशन होगी, वही कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती हैं और उसी से फंड रेज हो सकता है, इसलिए हम इसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं। उसके बाद है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर क्या होता है? शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड। शेयर्स एक स्मॉल यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है ओनर्स कैपिटल की। जो भी ओनर कैपिटल लगाता है कंपनी में, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। अ शेयर में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ अ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी। एक शेयर जो होता है वो ये भी डिफाइन करता है कि जो शेयर होल्डर है उसका कंपनी में क्या इंटरेस्ट है, क्या उसका यूनिट में है, वो डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। कंपनीज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो एक पब्लिक कंपनी होती है वो सिर्फ 2 तरीके के जो शेयर्स होते हैं वो इशू कर सकती है। फर्स्ट वन इक्विटी शेयर और सेकंड वन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ये 2 टाइप के शेयर्स होते हैं जो एक पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। तो इसको हम एक्सप्लेन में पढ़ने वाले हैं कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं। इक्विटी शेयर इज अ कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर परमानेंट और ओनर्स फंड कैपिटल। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? ये एक कॉमन सिक्योरिटी होती है जो ओनर फंड कैपिटल के अंडर परमानेंट होती है। इक्विटी शेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सोर्स होता है लॉन्ग टर्म का कैपिटल जो भी होती है रेस करने का, तो वो क्या तरीका होता है? इक्विटी शेयर्स। इससे हम लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल रेस कर सकते हैं। इन कंपनीज एक्ट परमिटिंग कंपनीज टू इशू 2 कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर। पहले तो 2 टाइप के शेयर थे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर में भी 2 टाइप के शेयर, 2 कैटेगरीज की बांट दी है, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। पहला ये कि इक्विटी शेयर जिसमें इक्वल राइट होंगे और दूसरा ये जो इक्विटी शेयर जिसमें डिफरेंशियल राइट होंगे जैसे कि डिविडेंड। ये एक परमानेंट सोर्स होता है, इसीलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक टाइप से ओनर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। तो सेकंड वन है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर इन रिस्पेक्ट टू। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ? प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता। पहले इक्विटी शेयर से जो प्राथमिकता दी जाती है वो प्रेफरेंस शेयर को दी जाती है। जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। किस किस वजह से? द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को किया जाता है। द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंड अप। जब कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप होता है, तो जो रीपेमेंट होता है इन्वेस्टमेंट का, तो वो पहले किसको किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स को किया जाता है। डिफरेंट फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर, जो फीचर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर के, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स का फिक्स्ड रेट नहीं होता है, उसमें क्या होता है जितना प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का एक फिक्स्ड रेट होता है कि आपको हर साल इसी रेट पे डिविडेंड मिलना है। उसके बाद सेकंड नंबर है नो सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसका मतलब कोई भी चीज़ ये अपनी गिरवी नहीं रखते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ इनकी सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखी जाती है। वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब है यहाँ पे कि जो भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है कंपनी में, जब कभी ऐसा चांस होता है, वोट करने का चांस होता है, तो प्रेफरेंस शेयर वोट कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। वोटिंग राइट सिर्फ किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है।
उसके बाद हाइब्रिड सिक्योरिटी, यहाँ पे क्या होती है, हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो इक्विटी शेयर से पहले रखे जाते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। डिबेंचर्स आर कॉमन सिक्योरिटीज़ इशूड अंडर बोरोड फंड कैपिटल। डिबेंचर क्या होते हैं, ये कॉमन सिक्योरिटी होती है जो किसके अंडर इशू की जाती है, बोरोड फंड कैपिटल के। एक ओनर्स फंड होता है, एक बोरोड फंड होता है, तो ये बोरोड फंड के अंडर इशू किए जाते हैं। डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। डिबेंचर्स किस लिए इशू किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए जो कैपिटल रेज की जाती है उसके लिए, ये एक उसका इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ज़रिया है जो भी कैपिटल रेज करनी होती है उसके लिए। डिबेंचर्स आर कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर होल्डर जो हैं उनको क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं, क्रेडिटरशिप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, जो डिबेंचर लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब जिनको पैसा देना है, जिससे कंपनी ने डेट लिया है, तो वो होते हैं क्रेडिटर्स। तो इसलिए हम डिबेंचर्स को क्रेडिटरशिप बोलते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स आर। डिबेंचर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन तो ये है कि ये बोरोड फंड होता है, मतलब ओनर फंड नहीं होता है। बोरोड फंड मतलब किसी कंपनी के बाहर से या ओनर के अलावा किसी और से बोरो किया जाता है। उसके बाद फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, उस तरह डिबेंचर होल्डर को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। उसका कोई भी रेट फिक्स हो सकता है, जैसे 2%, 3%, 4%, इस तरीके से। उसके बाद आता है कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर को कंपलसरी पेमेंट करनी ही होती है इंटरेस्ट की। उसके बाद है सिक्योरिटी इसमें कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक जो डिबेंचर होल्डर का डॉक्यूमेंट होता है वो होता है। उसके बाद रिडीमेबल, कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो रिडीमेबल होते हैं, लेकिन कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो नॉन रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल मतलब जो कंपनी दोबारा से रीपे उसको कर दे। उसके बाद है इसमें कि नो वोटिंग राइट, सिर्फ किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, बाकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी नहीं होता है और ना ही डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट होता है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। जो भी डिबेंचर लेते हैं, जो भी डिबेंचर होल्डर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं। ट्रस्टी मतलब एक ऐसा पर्सन जिस पे उनको ट्रस्ट हो, जो मिडिल मैन हो कंपनी के और उनके बीच में, उसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे डिबेंचर के। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड फॉर डिफरेंट पर्पस एंड डिफरेंट पीरियड। कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं वो क्या करती हैं, फंड प्रोवाइड करवाती हैं अलग अलग पर्पस के लिए और अलग अलग पीरियड के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, सब तरह के लोन प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे कोई भी कंपनी अपना फंड ले सकती है। फर्म ऑफ ऑल साइज कैन अप्रोच कॉमर्शियल बैंक, किसी भी साइज़ की फर्म हो वो कॉमर्शियल बैंक के जो भी लोन लेना होता है उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, अप्रोच कर सकती हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो। जनरली कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन, बट नाउअडेज दे हैव स्टार्टेड गिविंग लोन लॉन्ग टर्म अगेंस्ट सिक्योरिटीज। वैसे तो जनरली कॉमर्शियल बैंक क्या करती थी, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन ही देती थी, लेकिन अब क्या होता है, दे हैव स्टार्टेड गिविंग लॉन्ग टर्म लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। अगेंस्ट सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी के तौर पर कुछ रखना होता है, कुछ गिरवी रखना होता है बैंक में, तभी वो कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन देती हैं। बाकी मीडियम और शॉर्ट टर्म लोन वो ऐसे भी देती हैं। तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किस चीज़ का, जो भी कंपनीज अपने फंड रेज करती हैं उसके लिए। जैसे स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ये कुछ बैंक्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक्स में आती हैं जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करवाती हैं कंपनीज को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रेफर टू एज लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब जो लैंड करते हैं, पैसा देते हैं, लोन देते हैं, तो उनको बोलते हैं लैंडिंग इंस्टीट्यूशन।
डेवलपमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो डेवलपमेंट बैंक होती हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है यहाँ पे जो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ओनली कॉमर्शियल बैंक आर नॉट सफिशिएंट। इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री का, जो इकोनॉमी है वो सिर्फ कॉमर्शियल बैंक से सफिशिएंट नहीं है, मतलब सिर्फ कॉमर्शियल बैंक उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसको नहीं चला सकती। इसलिए देयर मस्ट बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज। तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। फाइनेंस्ट्रीज और बिजनेस एंटरप्राइज जो हैं उनको फाइनेंशियली असिस्ट और गाइड करने के लिए, क्योंकि जो भी बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं से इकोनॉमी चलती है कंट्री की, तो जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट है वो उसी से होगा। इसलिए जब इंडस्ट्रीज़ को और बिजनेस एंटरप्राइज को फाइनेंशियली असिस्ट किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा और उनको सही जो जिस फंड की ज़रूरत है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड हो जाएगा, तो इकोनॉमी जो है वो डेवलप करेगी कंट्री की। इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये सारे सोर्स जो थे वो हमारे क्या थे, बोरोड और ओनर फंड के सोर्स थे। अब क्या है इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो दूसरे नेशन से हमारे सोर्स मिलते हैं फाइनेंस के हमें, वो होते हैं इंटरनेशनल सोर्स। आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, द डोर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज एंड इन्वेस्टर वर ओपन टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। क्या हुआ, जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई लाइबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, लाइबरलाइजेशन मतलब जो भी रेस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज थी उनको फ्री कर दिया गया, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे ग्लोब में कोई भी कहीं भी बिजनेस कर सकता है, उसको क्या हुआ, तो इस वजह से जो फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टर थे उनके लिए क्या हुआ, जो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट था वो उनके लिए खुल गया, ओपन हो गया कि वो अब इंडियन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। So after 1991, the Indian companies tapped international source of finance for both debt and equity. इंडियन कंपनीज जो थी वो इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस से क्या हो गई, डेट और इक्विटी दोनों हो गई उनकी। द मेन सिक्योरिटीज यूज्ड बाय इंडियन कंपनीज टू टैप इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस आर गिवन बिलो। जो मेन सिक्योरिटीज़ यूज़ की थी इंडियन कंपनीज़ ने कि इंटरनेशनल सोर्स जो फाइनेंस चाहिए था उन्हें इंटरनेशनली, तो उसके लिए उन्होंने किस तरीके से क्या क्या पॉइंट यूज़ किए। लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, जो भी कॉमर्शियल बैंक थी उनसे लोन लिया, जैसे स्टेट बैंक वगैरह। उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक, जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी और जो भी डेवलपमेंट बैंक थी, डेवलपमेंट बैंक वो होती हैं जो लोन या फाइनेंस प्रोवाइड करवाती हैं, जो भी कंट्री की इकोनॉमी है और जो भी बिजनेस फैक्ट्रीज़ हैं उनको क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट बैंक बनाई जाती हैं। तो उनसे हेल्प ली इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का यूज़ किया। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है, जीडीआर और एडीआर। जीडीआर मीन्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड एडीआर मीन्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब है यहाँ पे कि ग्लोब मतलब पूरे ग्लोब में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी कहीं भी जो बिजनेस है उसको मतलब उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज खरीद सकता है, सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है। और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स का मतलब है यहाँ पे कि जो अमेरिका के सिर्फ जो रेसिडेंट्स होंगे सिर्फ वही उसको खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ की गई किसके थ्रू, जो भी इंडियन कंपनीज थी उन्होंने अपने इंटरनेशनल सोर्स फाइनेंस के लिए। उसके बाद है द बिजनेसमैन मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन को अपने माइंड में रखने होते हैं, उसको ध्यान रखना होता है। पहला कि कॉस्ट इन्वॉल्व, जो भी प्रोडक्ट जो भी चीज़ वो बना रहा है उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना पैसा उसका लग रहा है, वो उसको देखना होता है। उसके बाद फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म, ये नहीं कि अगर मतलब कंपनी के पास 1 लाख है और तुम जो एक्सपेंसेस कर रहे हो वो 2 लाख के कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल कैपेसिटी फर्म की जितनी है उस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को, अपनी एक्टिविटीज़ को रखना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके का फॉर्म करना है बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज, बहुत तरीके के होते हैं फॉर्म्स,
तो उसमें से पहले ये डिसाइड करना होता है कि किस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए रखना है। रिस्क इन्वॉल्व, क्या क्या रिस्क होंगे। रिस्क तो उसमें इन्वॉल्व होगा, जब रिस्क होगा तभी प्रॉफिट होगा बिजनेस में कोई, अगर रिस्क नहीं होगा तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी जो भी थ्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करना। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, टेक्नोलॉजी में, तो उसके हिसाब से बिजनेस को फ्लेक्सिबल रखना, उसको अडेप्ट करना। क्लेम ओवर द एसेट्स, जो भी एसेट है उन पर क्लेम करना। और टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स का मतलब है यहाँ पे कि जो भी बिजनेस होते हैं तो उनकी कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि टैक्स पे करना होता है, तो टैक्स पे वो उनको मतलब इस तरीके से करना है कि ताकि उनका भी बेनिफिट हो, बिजनेस भी चलता रहे और वो टैक्स भी आसानी से पे कर सकें लीगल तौर पर। जो भी लीगल चीज़ें होती हैं उसको फॉलो करते हुए टैक्स को पे कर सकें और अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकें।